जब हम बेटा सॉलिड चैप्टर की बात करते हैं तो ये बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, कोई बहुत बड़ा मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। और हमें पढ़ना क्या है सॉलिड्स में? बेसिकली जब हम सॉलिड पढ़ते हैं बेटा, तो सॉलिड चैप्टर में सबसे पहले ये समझिए सॉलिड दो तरह के होते हैं। सॉलिड्स आर आइदर इलास्टिक, या सॉलिड इलास्टिक होते हैं, या सॉलिड प्लास्टिक होते हैं। आइदर दे आर इलास्टिक और प्लास्टिक। जैसे एक रबर बैंड है या कुछ भी है, मैंने उसे खींचा। जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो हम उस पर क्या लगाते हैं बेटा? हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जो किसी भी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। तो जब आपने किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो बॉडी डिफॉर्म हुई। मतलब डिफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज इन शेप और साइज होता है। तो अल्टीमेटली जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया बॉडी डिफॉर्म हुई, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेगी, या जब खींचा और वो वैसे ही खींची रह गई, वो वापस नहीं आई। तो अगर बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है तो उसको इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। मतलब वो रीगेन कर रही है, मतलब वो चेंज को रेजिस्ट कर रही है, वो चेंज होना नहीं चाहती है। तो अगर कोई सॉलिड है जो रेजिस्ट कर रहा है चेंज को, रेजिस्ट टू चेंज करता होता है, चेंज को रेजिस्ट करता है, वो आपके क्या होते हैं बेटा? इलास्टिक मटेरियल होते हैं। और अगर जो रीगेन कर पाए और जो रीगेन नहीं कर पाए, डू नॉट रीगेन, नॉट रीगेन, रीगेन नहीं कर पाता है अपने ओरिजिनल शेप और साइज को, वो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। तो हमें प्लास्टिक तो पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ इलास्टिक मटेरियल्स देखने हैं। अब ये मत सोचना कि रबर बैंड ही सिर्फ इलास्टिक होता है, स्टील भी इलास्टिक मटेरियल होते हैं, बहुत से मटेरियल्स होते हैं जो और इलास्टिक होते हैं। ठीक है बेटा। अब जब हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, इस फिनोमेना को इलास्टिसिटी कहते हैं कि जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर ले, और उस मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। जब हम बेटा इलास्टिक मटेरियल्स पढ़ते हैं तो यहां पर हमें दो कंसेप्ट पढ़ने हैं। वन इज कॉल्ड बेटा स्ट्रेस, द अदर इज स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। अब एक चीज समझिए, कौन सा फोर्स? या तो इसको एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, लेकिन जब आप किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, और हम इलास्टिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो इलास्टिक मटेरियल में क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है, लेकिन बॉडी रीगेन करती है अपने ओरिजिनल शेप और साइज को। मतलब बॉडी के अंदर एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है जो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। समझ गए? तो बहुत सी किताबों में स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस होता क्या है कि कितना इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट हो रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, पर यूनिट एरिया। तो या तो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया, आप सीधा कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है। अब देखिए, जब स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, तो स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या हो गया बोलिए? फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसी को हम पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पास्कल। शॉर्ट में इसको हम पीए लिख सकते हैं। तो 1 पास्कल कहिए या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहिए, बात बराबर है। ठीक है बेटा। अब इसका अब देखो ये हो गया। अब सुनो, स्ट्रेस तीन तरह का होता है। किस बेस पर तीन तरह का होता है स्ट्रेस? कि हम किस तरीके से बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के लगाने के तरीके के बेस पर स्ट्रेस तीन तरह का होता है। ठीक है। अब पहला सुनो, द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट इज गोइंग टू कम इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कौन सा है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ते हैं बेटा हम, तो ये भी फोर्स है। जैसे समझिए, एक सुनो, एक पतली सी रॉड है, पतला सा वायर है, बहुत पतला, तो लेंथ है ना, हमने फोर्स ऐसे लगाया। एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाया? तो रिस्टोरिंग फोर्स भी अलोंग द लेंथ आएगा। तो जब आप फोर्स अलोंग द, फोर्स लगाने के तरीके के बेस पर आपके अलग अलग तरह के स्ट्रेस हैं। तो जब आप फोर्स कैसा लगा रहे हैं? अलोंग द लेंथ। समझ गया ना? तो फोर्स कैसा लग रहा है? along the length. When the force is applied along the length, तो डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वायर। तो जो वायर होते हैं उनमें कौन सा स्ट्रेस आता है? वायर्स में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। समझ गए? दूसरा स्ट्रेस समझिए, द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज, अब देखो इसको समझाने के लिए मैं एक बुक का इस्तेमाल करूंगा। आप लोगों के पास एक बुक है क्या? थिक बुक है कोई सी मोटी किताब है क्या? नहीं है? चलो यहां देखो, ये
जैसे ये मान लीजिए एक क्यूबॉइड है, क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी कहिए, मान लीजिए रबड़ का बना हुआ है, मैं फोर्स को ऐसे लगा रहा हूँ, फोर्स कैसे लगा रहा हूँ, सरफेस के कैसे लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ, हाँ या ना, ऐसे लगा रहा हूँ या नीचे से या ऊपर की तरफ मतलब बाहर खींच रहा हूँ या ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ। तो जब कभी भी आप सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। कौन सा स्ट्रेस कहते हैं बेटा? क्योंकि यहां पर जो बेटा फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस है, डिवाइडेड बाई द एरिया। बात तो वही होगी, एरिया तो वही रहेगा। अब एक मिनट और सुनो, हम फोर्स एक तरीके से और लगा सकते हैं, सुनो यहां ध्यान से। ये बॉडी है, ये जो नीचे का सरफेस है इसको हमने फिक्स कर दिया, चिपका दिया। अब हम ऐसे नहीं लगा रहे हैं फोर्स, अब हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर के पैरेलल, पैरेलल। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल होता है, पैरेलल मतलब टेंजेंशियल होता है कि नहीं। तो जब आप फोर्स, ये वाला नीचे सरफेस चिपका हुआ है, ऊपर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हो वो पैरेलल टू सरफेस लगा रहे हो, मतलब अलोंग द टेंजेंट लगा रहे हो, तो तीसरे तरह का जो स्ट्रेस आएगा बेटा वो आपका होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसमें भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही होगा, लेकिन फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया। ये तीन तरह का स्ट्रेस है, ठीक है, क्लियर हो गया तीनों स्ट्रेस। अब देखो, अब फोर्स, अच्छा अब लेकिन सुनो, जो अगला टर्म आएगा वो समझिए। जब आप तीन तरह का स्ट्रेस लगा रहे हैं तो बॉडी पर तीन तरह का स्ट्रेन आएगा। दो कंसेप्ट होते हैं जब हम इलास्टिक मटेरियल पढ़ते हैं, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, जब बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है तो बॉडी की डायमेंशन चेंज होती है, बॉडी की कोई सी भी डायमेंशन चेंज हो सकती है। तो जब स्ट्रेस लगाओगे बॉडी पर, बॉडी डिफॉर्म होगी तो स्ट्रेन आएगा, मतलब चेंज इन डायमेंशन होगा, स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, क्या होता है बेटा, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। कितनी डायमेंशन चेंज हुई डिवाइडेड बाय, अब डायमेंशन में कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, हमें नहीं पता क्या चेंज हो रहा, समझ गए ना, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब लेकिन एक चीज बताओ, ये जो जनरल फॉर्मूला है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज, ये क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, स्ट्रेन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन है, मतलब रेशियो है, और रेशियो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। तो दिस इज, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशनलेस होता है, पहली चीज। अब सुनो, बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन आ सकता है, बिना फोर्स लगाए डायमेंशन चेंज हो सकती है, नहीं, तो स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आता है। स्ट्रेस कितने तरह का था हमारी बॉडी पर, हमारी बॉडी पर तीन तरह का स्ट्रेस था। जब हमारी बॉडी पर बेटा तीन तरह का स्ट्रेस था तो हमारी बॉडी पर जो स्ट्रेन आएगा वो भी कितने तरह का आएगा, तीन तरह का आएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम तीनों स्ट्रेन देखते हैं, द थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। पहला स्ट्रेस कौन सा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेन पैदा होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है समझिए, चेंज इन, बेटा जब आप अलोंग द लेंथ लगाओगे फोर्स तो कौन सी डायमेंशन चेंज होगी, लेंथ ही चेंज होगी, होगी कि नहीं होगी। तो बताओ क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। कौन सी डायमेंशन आ गई, ओरिजिनल शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। चेंज इन लेंथ को या तो टेल एल से शो कर दो, स्मॉल एल से, और ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल से। आगे समझ में। अब बताओ दूसरा स्ट्रेस कौन सा था, दूसरा स्ट्रेस था नॉर्मल स्ट्रेस, हाँ या ना। अब सुनो, जब हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे थे तो हम बॉडी पर, सुनो, फोर्स कैसे लगा रहे थे, ऐसे यहां से पर, मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस लगा रहे थे, या ऐसे ऊपर की तरफ। मुझे एक चीज बताओ, दोनों केसेस में चाहे ऐसे लगाऊं चाहे ऐसे लगाऊं, कौन सी डायमेंशन चेंज होगी इसकी, क्या चेंज होगा। जब ऐसे लगाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब ऊपर लगाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या हो रहा, अल्टीमेटली वॉल्यूम चेंज हो रहा। तो जब आप नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हो तो स्ट्रेन कौन सा आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन, हाँ अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है यहां, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, सॉरी, ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को डेल वी से शो कर दो, ओरिजिनल वॉल्यूम को वी से शो कर दो।
या स्मॉल वी और कैपिटल वी से कर सकते हैं। अब बताओ तीसरा, सुनो ध्यान से, कौन सा है तीसरा स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस? टेंजेंशियल स्ट्रेस। जब टेंजेंशियल स्ट्रेस लगता है तो जो स्ट्रेन आता है वो शेयरिंग स्ट्रेन होता है। सुनो एक काम और करना, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस था, सुनो ध्यान से, टेंजेंशियल स्ट्रेस को शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। ये भी आपको, हाँ, तो शेयरिंग स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन जनरेट होगा वो शेयरिंग स्ट्रेन होगा। अब ये क्या होता है, सुनो बेटा, सुनो यहां, ये था, ऐसे लगा फोर्स, ऐसे फोर्स लगने के कारण क्या हुआ, देखो ये नीचे वाला सरफेस फिक्स है, ये पैर सीधे थे। आप इमेजिन करो जब इस पर ऐसे लगेगा तो ये जो पैर इसके ऐसे थे, दो ये ऐसा हो जाएगा। वॉल्यूम पे कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ क्या स्ट्रेन आ गया, खिंचाव आ गया। जो पैर सीधे थे, पैर ऐसा था वो ऐसा हो गया। अगर मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करूं तो देखो क्या हो रहा है, एक क्यूबॉइड से बनाने की कोशिश करता हूं, ये 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 ये, हाँ, फोर्स कहाँ लगा, ये लगा बेटा। बताओ क्या हुआ, ये जो सरफेस था वो आगे खिसक के कुछ यहाँ आ गया, हाँ ये हो गया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये इससे जोड़ दो, हाँ, और ये वाला यहाँ से जो जोड़ा था वो यहाँ आ गया, इससे जोड़ दो, ऐसे ही कुछ हो गया। ठीक है, ऐसे इस तरफ भी होगा तो यहाँ, तो अब देखो खिंचाव होने के कारण जो पैर ऐसा था वो ऐसा हो गया तो ये थीटा, या ये पैर जो यहां था ऐसा था वो ऐसा हो गया तो ये थीटा। समझ गए? जो पैर एक सीधा था वो पैर ऐसा हो चुका है तो जो स्ट्रेन आ गया थीटा, और ये थीटा क्या होगा, ये अगर चेंज इन लेंथ और ये ओरिजिनल लेंथ मान लो तो ये भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये अलग तरह का चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो अल्टीमेटली शेयरिंग स्ट्रेन थीटा होता है। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी ऐसी हो गई तो जो सीधा पैर था वो टेढ़ा हो गया, उनके बीच का जो एंगल है दैट थीटा इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। ये तीनों डायमेंशनलेस। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। अब सुनो, शेयरिंग स्ट्रेस, सॉरी, तीन तरह का स्ट्रेस, तीन तरह का स्ट्रेन। नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो है बेटा हुक्स लॉ। अच्छा देखो, एक चीज तो कंफर्म है कि जब स्ट्रेस ज्यादा होगा तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन जैसे स्ट्रेस 2 गुना बढ़ा है और स्ट्रेन अगर 6 गुना बढ़ गया तो ये प्रोपोर्शनलिटी है क्या? प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? जितने गुना स्ट्रेस बढ़े उतने गुना स्ट्रेन बढ़े, अगर 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो 4 गुना बढ़े, तो प्रोपोर्शनलिटी है। तो एक साइंटिस्ट थे हुक्स, उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, मतलब जिस प्रोपोर्शन में स्ट्रेस बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ता है बेटा? स्ट्रेन। लेकिन एक कंडीशन चिपका दी, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल स्मॉल स्ट्रेन के लिए। मतलब जब बॉडी में खिंचाव कम होता है जब ये होता है, जब बॉडी ज्यादा खिंच जाती है फिर जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस डायरेक्ट, ये कंफर्म है फिर भी कि स्ट्रेस बढ़ने पे स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ये जरूरी नहीं है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये अब सुनो, तो आप देखो नोट्स में ये आपको इसकी डेफिनेशन सब मिल जाएगी। फॉर स्मॉल स्ट्रेन ऑन अ बॉडी द स्ट्रेस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इन द बॉडी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। अब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी लाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट ई आता है यहाँ। क्या आता है बेटा? कांस्टेंट। और इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस मतलब कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट, मॉडुलस, ये सब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई का जब हमने फॉर्मूला निकाला मॉडुलस ऑफ ला, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या होगा तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होगा। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा?
हमारा जो स्ट्रेन आएगा वो भी 3 तरह का होगा। तो हमने क्या देखा हुक्स लॉ में बेटा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी हटाए इक्वलिटी लाए तो कांस्टेंट आया, कांस्टेंट ई आया जिसको हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा। तो ई का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब 3 तरह का स्ट्रेस होता है बॉडी पर, तो उसी के बेसिस पर 3 तरह का स्ट्रेन आता है। तो अगर इसी बेस पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरह का होता है, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉड्यूलस को वाई से शो करते हैं, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस रखते हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है यंग्स मॉड्यूलस, जब नॉर्मल स्ट्रेस रखते हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है बल्क मॉड्यूलस, जब शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है तो शेयरिंग स्ट्रेस रखते हो तो शेयरिंग स्ट्रेन आता है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस भी कहते हैं इसको। ईटा, अरे हाँ मैं लिखना भूल गया, शेयर मॉड्यूलस को बेटा ईटा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ईटा। अल्फा, बीटा, थीटा, ईटा, चीटा, पीटा, ये सारे साइन होते हैं बेटा। हाँ क्लियर है? क्लियर है। तो अब एक एक से तीनों को पढ़ेंगे। वायर में यंग्स मॉड्यूलस, जैसे एक रोप पे ब्रिज बनते हैं वो वायर पे टंगे होते हैं, तो वो ये सिविलियन पर्पस में बहुत यूज है। जैसे बेटा गैस की पाइपलाइन डाली जाती है तो गैस का जो पाइप है जिसमें गैस जा रही है कितने प्रेशर से जा रही है वो फटे ना, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो सकता है उसके, उसमें बल्क मॉड्यूलस का काम होता है। और जब टनल बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं बेटा, टनल्स बनाते हैं, तो टनल के ऊपर चट्टाने होती हैं तो कौन सा स्ट्रेस लगता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस लगता है, तो चट्टान में दरार ना आ जाए, कितना वो होगा, वहाँ पे वो काम में आता है। तो एक एक से हम सारा देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? तो बेटा जब हम यंग्स मॉड्यूलस की बात करते हैं तो ये वायर में होता है, आपको पता है। तो एक चलिए एक हम वायर लेते हैं, ये एक वायर है बेटा, इस वायर की पतला सा वायर है, ओरिजिनल लेंथ वायर की कैपिटल एल मान लेते हैं, इस वायर का रेडियस आर मान लेते हैं, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं। इस वायर पे मैंने बेटा फोर्स लगाया, क्या लगाया इस वायर पर? फोर्स एफ लगाया। अब वो फोर्स कैसे भी लगा सकते हैं, एक पत्थर टांग दिया और वो वायर खिंच गया, कैसे भी लगा सकते हैं। तो उसके कारण इस वायर में क्या आ गया बेटा, एक्सटेंशन आ गया और वायर यहां तक आ गया, ये। तो ये क्या हो गया बेटा, एक्सटेंशन इन लेंथ, स्मॉल एल मान लिया, ठीक है। तो चलिए यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू निकालते हैं। कौन सा स्ट्रेस है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एफ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रखना है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है बेटा, स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ क्या है, कैपिटल एल, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू रखोगे तो एफ अपॉन ए, स्मॉल एल यहां आएगा, कैपिटल एल ऊपर आ जाएगा। तो ये यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो गया, पहली चीज, ठीक है। इतना समझ में आया? अब सुनो एक मिनट बेटा, बहुत बार क्या होता है, जो फोर्स है, जैसे हमने मास टांगा तो फोर्स किसके बराबर होगा, एम जी। बहुत बार ये एरिया को रेडियस दे देते हैं, रेडियस अगर आ रहा है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। तो इसी फॉर्मूले को ये लोग ऐसे भी लिख देते हैं, फोर्स की जगह क्या रख दिया, एम जी, और एरिया की जगह क्या रख दिया बेटा, पाई आर स्क्वायर एल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब लेकिन सुनो मेन लाइन जो अब मैं बताते जा रहा हूं, जैसे आपने राम झूला लक्ष्मण झूला सुना होगा और कहीं पर भी हैं, तो देखा है वहां पर वो रोप वे पे टंगा है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वायर की, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब वायर पर फोर्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, टूटेगा नहीं। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, थोड़ा ही फोर्स लगाया वायर टूट गया। जब कोई सा चीज
टूटता है मतलब क्या होता है, पहले वो खिंचता है, खींचने के बाद टूटता है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो खींच ही नहीं रहा है, आप खींच रहे हो लेकिन खींच ही नहीं रहा है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, अब सीधा ध्यान रखना जो मैं लाइन बता रहा हूं, अगर किसी वायर का या मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, मतलब एक चीज कंफर्म है, उस मटेरियल की या उस वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्या ज्यादा है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी क्या है? ज्यादा। और अगर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो याद रखना उस मटेरियल की, ये तीनों प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, इलास्टिसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है बेटा? अच्छा, अब आपको एक दिक्कत होगी, मतलब इलास्टिसिटी मतलब क्या है? जो चेंज को रेजिस्ट करे, जो आसानी से खींचे जाए वो ज्यादा इलास्टिक है, कि जो आसानी से ना खींचे वो ज्यादा इलास्टिक है? ना खींचे। तो रबर बैंड और स्टील रॉड में रबर बैंड ज्यादा कम इलास्टिक है एज कम्पेयर। ये मत सोचना इलास्टिसिटी मतलब ये है कि वो रीगेन ओरिजिनल शेप और साइज करेगा, लेकिन इलास्टिक ज्यादा मतलब ये होता है कि जो रेजिस्ट ज्यादा करे चेंज को। समझ गए ना? तो ठीक है, अगर रेजिस्ट करेगा चेंज को, नहीं खींचेगा, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब यंग्स। तो वो जब रोप वे बनाते हैं तो उन्हें हर मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस निकाला जाता है, उस बेस पर फिर उस रोप वे को बनाया जाता है, कितने लोग चलेंगे उस पर, एमजी कितना लगाएंगे उस बेस पर होता है कि इतने लोग इस पे चल सकते हैं, उससे ज्यादा चलेंगे तो वो वायर टूट जाएगा। वो तो आ रहा है समझ में? अब इस बेस पर एक क्वेश्चन आता है बहुत, कि प्रूव करिए, क्या प्रूव करने को आ जाता है, प्रूव के रबड़ इज लेस इलास्टिक देन रबड़, सॉरी रबड़ इज लेस इलास्टिक देन स्टील, सॉरी STEEL, स्टील क्या है? मोर इलास्टिक। स्टील ज्यादा इलास्टिक है एज कम्पेयर, स्टील की स्पेलिंग STEEL, स्टील का वायर है एक रबड़ का। अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं, देखो हम इसको प्रूव करते हैं। बेटा हमारे पास एक अंडरस्टूड है वो, हम एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ स्टील लेते हैं और एक तरफ रबड़ लेते हैं। इनिशियल लेंथ दोनों, एक रबड़ से वायर बनाया, उनकी इनिशियल लेंथ दोनों की सेम है, उन दोनों पर फोर्स भी सेम लगा रहे हैं, उन दोनों का एरिया भी सेम रखा, लेकिन क्या अलग होगा? एक्सटेंशन दोनों की सेम होगी सेम फोर्स के लिए? नहीं। तो स्टील की एक्सटेंशन मान लो LS है और रबड़ वायर की एक्सटेंशन LR है, और इनके यंग्स मॉड्यूलस भी अलग होंगे, मटेरियल अलग हैं, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबड़। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया क्या कर रहे हैं? अब सुनो, आगे देखो, ये हमने लिख लिया, तो मुझे बताओ यहां से अगर मैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील निकालूंगा तो क्या आएगा? YS। फॉर्मूला क्या होता है यंग्स? फोर्स लेंथ एरिया अपॉन स्मॉल लेंथ। तो फोर्स दोनों पर सेम है, ओरिजिनल लेंथ सेम है, एरिया सेम है, एक्सटेंशन इन स्टील। ऐसे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर निकालूंगा तो क्या आएगा? फोर्स सेम है, ओरिजिनल लेंथ सेम है, एरिया सेम है, एक्सटेंशन इन रबर। हाँ या ना? लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, स्टील अपॉन रबड़। बेटा जब आप करोगे तो सब कट जाएगा, ये LR अपॉन LS बचेगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? मुझे बताओ, आपको पता है, बताओ रबड़ में ज्यादा एक्सटेंशन आएगा कि स्टील में? रबड़ में आएगा, एक्सटेंशन इस रबड़ ज्यादा खींचेगी ना। तो सिंस यहां से मुझे एक चीज कंफर्म कहता है कि एक्सटेंशन इन लेंथ रबड़ में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टील। अगर इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा कि नहीं? तो इससे हम क्या कह देंगे, हेंस यंग्स मॉड्यूलस किसका ज्यादा होगा? स्टील का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, और जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो स्टील, नहीं बेटा, आप स्टील अपॉन ये करोगे तो ये डिवाइड में है LS, तो 1/LS, हाँ तो LR/LS बचेगा। आप करके देख लीजिए, बोलो इतना क्लियर है? करो।
हाँ बेटा। अब देखो बेटा, बल्क मॉडुलस बी से शो करते हैं। बल्क मॉडुलस क्या है, कौन सा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, ये सॉरी नॉर्मल, सॉरी, हाँ नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, और स्ट्रेन कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब एक चीज याद रखिए, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। बेटा सुनो, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। कैसा भी फोर्स अगर बॉडी पे लग रहा है तो कभी भी प्रेशर नहीं होता। तो यहां पर भी परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, बॉडी पर कितना प्रेशर आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रेशर, तो इसको प्रेशर लिख सकते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली जब आप बल्क मॉडुलस का यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन डेल वी अपॉन वी, तो वी ऊपर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, फोन अंदर है।
उसकी बात, तो बल्क मॉड्यूलस में क्या था? बल्क मॉड्यूलस क्या था? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या था? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है या चेंज इन प्रेशर कह सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम और इन वॉल्यूम, तो फॉर्मूला गया डेल पी डेल वी। ये भी कंफर्म है कि जब किसी चीज का प्रेशर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम घटता है, प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब फाइनल प्रेशर इनिशियल से ज्यादा है, मतलब डेल पी पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा? नेगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो अल्टीमेटली एक माइनस साइन आएगा। उस माइनस को नलीफाई करने के लिए हमने एक माइनस और लगाया, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं होता और कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बल्क मॉड्यूलस के इनवर्स रिलेशन में होती है। उसके बाद हमने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बताया, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पैरेलल फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या था? थीटा। ये हो गया जब टनल वनल बनाते हैं, जब यूज होता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लिखिए बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। लिखिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ अ लोडेड वायर। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ अ लोडेड वायर। एक लोडेड वायर है बेटा, उसका हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये खत्म हो जाएंगे दो। हाँ हाँ।